सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसेंडिंग द 9 हेवंस का एपिसोड नंबर 6। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एल्डर किंगजू ने चुयांग को बताया कि जल्दी उनके सेट पर जाओ किंगडम हमला करेगा और इसीलिए चुयांग ने टियान के प्रिंस से मदद मांगने जाना चाहिए, जिसके लिए चुयांग भी रेडी हो गया था। साथ ही चुयांग को 9 हेवंस की सोड भी मिल गई, जिससे अब वो बहुत पावरफुल बन सकता है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम फेंग ताई को देखते हैं, जो कि किंग लेवल की वॉरियर थी। वो मौसम को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि जल्दी इस दुनिया की तबाही शुरू होने वाली है। अब हम वाइल्ड आइस फील्ड में एक बुजुर्ग को देखते हैं, जो सैमसंग क्लान का एल्डर था। वो इस तूफान को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि सैमसंग के पूर्वजों अब जाग जाओ, क्योंकि 9 हेवंस तबाह होने वाला है। जिसके बाद हम मोतियांजी को देखते हैं। वो कह रहा था कि अब सब कुछ बदलने वाला है, कई सारी ग्रेट फैमिलीज तबाह हो जाएंगी, मगर हमने भी फाइट बैक करनी होगी, नहीं तो हम लोगों की बर्बादी तय है। अब अगले सीन में हम टियान के प्रिंस इफांग को देखते हैं, जो कुछ पढ़ रहा था। तभी उसे बादलों के गरजने की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाकर चेक करता है और मौसम की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसका मिनिस्टर टांग जिनियो उससे पूछता है कि शहजादी आपको क्या हो गया, आप मुझे काफी परेशान लग रहे हो। तो कहता है कि मौसम देख रहे हो ना, ये एक मुसीबत का इशारा है, शायद कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। अब वो टांग जिनियो से पूछता है कि मेरे फादर की तबीयत कैसी है। तो कहता है कि हमने एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को बुलाया है, मुझे लगता है कि वो हमारे किंग को ठीक कर पाएंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद हमें जाओ किंगडम के 5th मास्टर सियांग किंगरू को दिखाया जाता है। वो भी आसमान में होने वाले बदलाव को देख रहा था। तभी नानजुन उससे कहता है कि शायद टियान के लोगों ने कुछ गलत किया है, इसलिए मौसम ऐसा हो गया। तो किंगरू कहता है कि मौसम में बदलाव तो हुआ है, मगर इसका टियान के लोगों से कोई लेना देना नहीं। तभी मास्टर जू कहते कि आप तो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो हमें बताएं ये सब क्यों हो रहा है। तो किंगरू जवाब देता है कि इसका कोई न कोई कनेक्शन 9 हेवन वाले लोगों से जरूर है। और तभी एक परिंदा वहाँ आकर किंगरू को एक सीक्रेट मैसेज पहुँचा देता है, जिसमें लिखा था कि टियान के राजा बहुत बीमार है और शायद उनकी जल्द ही मौत हो जाएगी। तो एल्डर्स कहते हैं कि यही सही मौका है, हमने टियान पर हमला कर देना चाहिए। जिस पर किंगरू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया है। तो नानजुन कहता है कि अगर राजा की मौत हो गई तो उसका बेटा प्रिंस इफांग के हाथों में टियान की बागडोर आ जाएगी। जिस पर किंगरू कहता है कि प्रिंस समझदार तो है, मगर उसके बाप जितना नहीं, तो प्रिंस से हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि टियान के राजा को देखने के लिए एक डॉक्टर आने वाला है और शायद वो उसे ठीक कर सकता है। तो नानजुन, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ, तुमने उस डॉक्टर को टियान तक पहुँचने नहीं देना है। जिस पर नानजुन कहता है कि आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। इधर पर्पल गार्डन में हम टान हाउ को देखते हैं, जो एक यूनिक फिश को लेकर चुयांग के पास आ जाता है और कहता है कि ये फिश मुझे घर से मिली है, पता नहीं ये वहाँ कैसे पहुँच गई, और इसकी आंखें तो देखो ना कितनी अजीब है, साथ ही इसके मुँह पर सितारे बने हुए हैं। तो चुयांग कहते हैं टान हाउ तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, ये शिलिंग की सीक्रेट लैंग्वेज है, तो इसे खत्म मत करो। ये सुनकर टान हाउ थोड़ा हैरान था। वो चुयांग से कहता है कि क्या वाकई ये फिश इतनी खास है। जिस पर चुयांग बताता है कि इसके माथे पर जो स्टार बने हैं वो 3 स्टार सेंट है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मछली घर में रखी जाए तो वहाँ पर हेवन और अर्थ स्पिरिट आ जाते हैं और वो कल्टीवेटर की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। जिस पर टान हाउ कहता है कि अगर ये इतनी खास है तो मेरे सामने क्यों आई। वो अच्छा याद आया, वो क्या है ना, मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ, शायद इसी वजह से ये मुझे मिली है, ना कि तुम्हें। तो चुयांग कहता है मेरे भाई, अगर तुम इसे मारना नहीं चाहते हो तो इसे जल्दी से पानी में डालो, नहीं तो ये मर जाएगी। तो टान हाउ इधर उधर पानी ढूंढने लगता है। तो चुयांग उसे पानी का बर्तन दिखा देता है। अब टान हाउ के वहाँ से जाने के बाद मास्टर इचिंग कहते हैं कि चुयांग, शिलिंग के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी कहाँ से मिली, क्योंकि मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। दरअसल ये बात चुयांग ने पास्ट लाइफ में ही पता कर ली थी, लेकिन वो मास्टर को इस बारे में कुछ भी बोल नहीं सकता था, इसलिए वो झूठ बोलता है और कहता है कि ये तो मैंने कहीं से सुनी है और आज मैंने वो फिश देख भी ली। अब मास्टर कहते हैं कि शिलिंग वाली फिश मिलना बहुत मिस्टीरियस चीज है, एक इशारा भी है कि कुछ न कुछ गलत जरूर होगा, और वैसे भी आज मौसम भी बहुत खराब है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम टियान के लिए कल रवाना हो जाना। तो चुयांग भी उनकी बात मान लेता है। अब अगली सुबह चुयांग टियान के लिए जाने लगता है। तभी मास्टर इचिंग उसे समझाते हैं कि ये सफर बहुत मुश्किल हो सकता है, तो उसने खुद का अच्छे से ध्यान रखना होगा। साथ ही वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हमारे क्लैन के लिए तुम अपनी जान की कुर्बानी दो। जिस पर चुयांग कहता है कि मास्टर आप ही ने मुझे सिखाया था कि हमने आखिरी सांस तक हमारे लोगों को और क्लैन को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद मास्टर उसे अपनी सोड देकर कहते हैं कि ये तलवार मेरे पास कई सालों से थी, इसने मेरी कई बार जान बचाई है और आज मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। तो चुयांग उसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। तभी टान हाउ कहता है कि चुयांग तुम इस फिश को भी अपने साथ ले जा सकते हो, तुम्ही ने कहा था ना कि ये फिश बहुत लकी है, तो ये तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने देगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने साथ इस टैंक को भी ले जाना होगा जो कि बहुत भारी है। तभी चुयांग
चुआंग उसकी मासूमियत देखकर सीधे उसके गले लग जाता है। अब वो उसे एक मैनुअल देकर कहता है कि मैंने जो भी स्किल्स की प्रैक्टिस की है वो सब इसमें लिखी हुई है, तो मेरे जाने के बाद तुमने इन सारी स्किल की प्रैक्टिस करनी है। जिस पर टनहाओ कहता है मेरे भाई तुम देख लेना, जब तुम वापस आओगे ना तब तक मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें भी हरा पाऊंगा। तो चुआंग को उसकी बातों पर हंसी आ जाती है, जिसके बाद वो अपने मास्टर और भाई टनहाओ को गुड बाय बोलकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद चुआंग टियान के रोड पर पहुंच चुका था और तभी वहाँ की जमीन वाइब्रेट होने लगती है। चुआंग देखता है कि कुछ घुड़सवार वहाँ से गुजर रहे हैं। वो लोग बहुत जल्दी में थे। उस बग्गी में डॉक्टर बू थे जो ड्राइवर से पूछ रहे थे कि हमें और कितना टाइम लगेगा, मुझे जल्दी से टियान पहुंचना है, मेरे पेशेंट बहुत बीमार है। जिस पर ड्राइवर कह रहा था कि हमने 100 मील की दूरी तय कर ली है और रात होने तक हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। चुआंग ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वो कहता है कि ये बंदा तो डॉक्टर है और किसी का इलाज करने जा रहा है, मगर वो पेशेंट कौन होगा। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उसी डॉक्टर को रोकने के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक ऊंची जगह पर बड़े बड़े पत्थर ला के रखे थे। अब जैसे ही वो घुड़सवार वहाँ से गुजर रहे थे तभी वो असासिन्स उन्हें घायल करने के लिए वहाँ से बड़े बड़े पत्थर नीचे ढकेलने लगते हैं। इधर चुआंग ने भी ये आवाज सुन ली थी तो तेजी से उन्हीं की तरफ जाने लगता है। अब वो घुड़सवार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मगर उनके सामने ढेर सारे पत्थर जमा हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें वहीं पर रुकना पड़ता है। अब डॉक्टर बू पूछ रहे थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मगर बग्गी के ड्राइवर जिनका नाम डूशिंग चिंग था वो उन्हें कुछ भी नहीं बताते। उन्हें लग रहा था कि अगर इसे कुछ बता दिया तो ये डर जाएगा। अब डूशिंग के साथ जितने भी वॉरियर्स थे वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर असासिन्स का लीडर उसके लोगों को हुक्म देता है कि जाओ और उन लोगों पर हमला कर दो, और याद रहे कि हमें डूशिंग चिंग और उस डॉक्टर को खत्म करना है। हम उन्हें किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाने दे सकते। इसीलिए वो असासिन्स तुरंत ही अपने एरोज निकाल कर इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इधर डूशिंग के वॉरियर्स अपने ढाल से उन एरोज को रोक रहे थे। तभी डूशिंग चिंग उस कैरेज को महफूज करने के लिए आयरन से कवर कर देता है, जिसके बाद वो भी अपनी तलवार लेकर एक खतरनाक एंट्री के साथ इस जंग में शामिल हो जाते हैं। वो बड़ी ही तेजी से सभी एरोज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तभी असासिन्स का लीडर कहता है कि हमने तो सुना था कि तुम रिटायर्ड हो चुके हो, मगर तुम तो अभी भी उतने ही पावरफुल हो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें मारने का मौका हमें मिला। इधर चुआंग को भी पता चल गया था कि इस बंदे का नाम डूशिन चिंग है। अब वो असासिन दोबारा से उन पर हमला कर देते हैं, तो डूशिन अपने आइकॉनिक स्वॉर्ड से उन सारे एरोज को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उनकी स्वॉर्ड से फायर रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर चुआंग तो बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये 3 स्टार सीक्रेट क्लैन की फायर कंट्रोल टेक्निक है। इस क्लैन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल लोग हैं। तो अगर मैं इनके साथ मिल गया तो मेरी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। इधर डूशिन चिंग एक्स्ट्रा पावर्स यूज करने की वजह से थोड़े कमजोर पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते। तभी उन पर दोबारा से अटैक हो जाता है, तो डूशिन उन सभी एरोज को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे। तभी एक बहुत बड़ा पत्थर कैरेज को हिट करने ही वाला था, जिसे डूशिन भी रोक नहीं सकते थे। लेकिन तभी चुआंग वहाँ पर आ जाता है। वो एक लॉन्ग जंप लगाकर अपनी स्वॉर्ड से उस बड़े पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर डूशिन चिंग तो बहुत हैरान थे कि आखिर ये बंदा है कौन जिसने इस रॉक को 2 टुकड़ों में काट दिया। जिसके बाद चुआंग असासिन्स की तरफ जाने लगता है। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो लोग उस पर वुडन लॉब से हमला कर देते हैं, मगर चुआंग जैसे तैसे उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। वो उन लोगों को चुपके से देख रहा था। वो सभी लोग उनके लीडर्स के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। तभी चुआंग सोचता है कि इतने सारे असासिन्स के साथ फाइट करने से अच्छा है इनके लीडर के साथ ही फाइट करो। अगर वो कंट्रोल में आया तो बाकी के लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद बड़ी तेजी से वो उनकी तरफ जाने लगता है, जिस वजह से वो असासिन्स उस पर एरोज से हमला कर देते हैं। लेकिन चुआंग अपनी खतरनाक मूव्स के साथ उस सारे अटैक से बचता जा रहा था। जिसके बाद वो उनके सामने आ जाता है। उन असासिन के लीडर को लगता है कि ये बंदा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए वो अपने साथियों को हुक्म देता है कि तुम लोग जाकर डूशिंग को खत्म कर दो और इससे मैं निपट लूंगा। तो सभी असासिन्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लीडर चुआंग पर हमला करने लगता है, मगर चुआंग उसके सारे अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। वो बस उसकी पावर्स और मूवमेंट को स्टडी कर रहा था। जिसके बाद एक ही सेकंड के अंदर चुआंग उसे हरा देता है। अब वो लीडर उसके कब्जे में था। वो कहता है कि लड़के, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम तो बहुत पावरफुल हो। इधर डूशिंग पॉइजनस एरो से घायल हो गए थे। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें डॉक्टर को मारना है तो पहले मुझे खत्म करना होगा। तो वो असासिन्स आपस में ही बात करते हैं कि इस बुड्ढे ने हमें बहुत परेशान करके रखा है, चलो इसे जल्दी से निपटा कर अपने मिशन को पूरा करते हैं। जिसके बाद ये लोग दोबारा से भिड़ जाते हैं। डूशिंग अकेले ही उनके साथ लड़ रहे थे, मगर अब वो बहुत कमजोर हो चुके थे। तभी चुआंग वहाँ पर आ जाता है। उसने उनके लीडर को बंदी बना लिया था। वो असासिन से कहता है कि अगर अपने लीडर को जिंदा देखना चाहते हो तो ये लड़ाई अभी के अभी बंद कर दो, नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तभी वो लीडर अपने लोगों से कहता है कि तुम इसकी बात मत सुनो और जाकर डूशिंग को खत्म करो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और तभी एक असासिन
चुयांग से कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि ये हमारा लीडर है, बल्कि ये तो हमारा साथी है। अगर तुम इसे मार भी दोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर चुयांग उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब अपने लीडर की चीखें सुनकर वो बंदा कहता है कि उसे कुछ मत करो, जिस पर चुयांग कहता है तुम्ही ने तो बोला था कि इसकी मौत से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब क्या हो गया? जिस पर वो असैसिन कहता है कि हमारे लीडर को छोड़ दो, तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। लेकिन उसका लीडर चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि तुम्हें मेरे लिए मिशन को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, पहले जाकर उस डॉक्टर को खत्म करो, जिसके बाद मुझे बचाना। लेकिन चुयांग कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारे लीडर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर वो असैसिन कहता है कि तुम हमारे भाई को छोड़ दो और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, मगर एक शर्त है, तुम टियान कंट्री में नहीं आ सकते। तो चुयांग कहता है कि ये तो हो नहीं सी रहा, क्योंकि वहाँ जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलो हम एक काम करेंगे, टियान पहुँचने तक तुम्हारा लीडर हमारे साथ रहेगा, टियान पहुँचते ही मैं तुम्हारे लीडर को आजाद कर दूंगा। तो चलो बताओ, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? अब वो लोग चुयांग की बात मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब चुयांग असैसिन्स के लीडर को डूशिंग के हवाले कर देता है, जिसके बाद उनके शूट के एरोस को चेक ही कर रहा था कि तभी उस एरोस की एनर्जी उसके अंदर चली जाती है, जिससे 9 हेवन सोर्ड एक्टिवेट हो जाती है। वो चुयांग को बताने लगती है कि तुम जिस भी वेपन को टच करोगे मैं उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लूंगी और उसे रिफाइन करके तुम्हारे लिए एक पावरफुल वेपन बनाऊंगी। ये सुनकर चुयांग बहुत खुश हो जाता है। तभी 9 हेवन सोर्ड उससे कहती कि चुयांग तुम मेरे किंग हो, मेरे मास्टर हो, मगर तुम में 1 रुपए की अकल नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि मेरी पावर्स को यूज करना कैसे है। लेकिन तुम्हें सारी चीजें जल्दी से सीखनी होगी, तभी तुम मेरी पूरी पावर्स को एक्सेस कर पाओगे। जिसके बाद एक्साइटेड होकर चुयांग कई सारे एरोस को टच करता है। अब उन सारे एरोस की एनर्जी उसमें जा रही थी। इधर डूशिंग डॉक्टर बू को कैरेज से बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि हम लोगों पर अटैक हुआ था, अगर ये लड़का हमारी मदद नहीं करता तो हम मारे जाते। जिसके बाद ये लोग चुयांग को थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन तभी चुयांग की तबीयत खराब हो जाती है। 9 हेवंस उसे बता रही थी कि तुमने ढेर सारे एरोस को एब्जॉर्ब किया, जिस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो जो ज्यादा रिफाइन कर सको। जिस पर चुयांग कहता है हाँ, मैंने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि मैं रिफाइनिंग की पावर्स को बढ़ा पाऊँ। तो 9 हेवंस कहती हाँ, ये हुई ना बात, तुमने पहली बार कोई समझदारी वाली बात की है, नहीं तो बस बकबकी करते रहते हो। चलो अब तुम्हारे पास वो पेंडेंट है, उसमें हीलिंग की पावर्स है, जिससे तुम ठीक हो जाओगे, तो उसका यूज करो। इसीलिए चुयांग तुरंत ही उस पेंडेंट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसे वोमिटिंग भी हो रही थी, लेकिन फाइनली वो ठीक हो जाता है। अब वो दोनों एल्डर उससे कह रहे थे कि तुम बहुत छोटे हो, मगर फिर भी तुम्हारी टेक्निक्स बहुत एडवांस है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? जिस पर चुयांग कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक एलिक्सर दिया था, शायद मैं उसी वजह से थोड़ा पावरफुल बन गया। अब वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन से सेक्स से बिलोंग करते हो? जिस पर चुयांग कहता है कि मैं टानवाई हाउस का डिसाइपल हूँ, लेकिन मैंने कुछ रूल तोड़े, जिस वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया। दरअसल चुयांग उनसे झूठ बोल रहा था, इसलिए मैं आयरन क्लाउड में भर्ती होने जा रहा था और रास्ते में आपसे मुलाकात हो गई। आप लोगों को मुसीबत में देखकर मैंने आपकी मदद करने का डिसाइड किया। तभी डॉक्टर कहते बच्चे, अगर तुम नहीं होते तो हमारा खेल खत्म हो जाता, तुम बहुत बहादुर हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। दरअसल हम टियान कंट्री जा रहे हैं। अब चुयांग को भी यही चाहिए था, तो तुरंत ही हाँ बोल देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।